की आँखों में कुछ महके हुए से। 80 के दशक की वो एक्ट्रेस जिन्होंने उस दौर के पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। इतनी कीमत पे तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं, और अब सिकंदर खरीदने आए हैं। जिन्होंने अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से दर्शकों को अपना कायल बना दिया, तो वहीं उस दौर के ज्यादातर दिग्गज अभिनेता इनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने हुए कि अपना घर बार और परिवार सब भुला बैठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी दौलत और शोहरत कमाने के बावजूद इस एक्ट्रेस का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक सेक्स और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गया। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ, उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता। क्या आपको पता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के ही एक कपल की नाजायज संतान रही और इनके पिता से कभी ठीक तरह से इनकी बात भी नहीं हुई। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ इनके अफेयर, फिर 2 शादियों और इनके बाइसेक्सुअल लिव इन रिलेशनशिप्स ने सबको हैरान कर दिया। तो कैसे बनी ये बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस? क्यों विधवा होने के बावजूद ये अपनी मांग में हमेशा सिंदूर भरती रहीं? और क्या है इनके रहस्यमयी फार्म हाउस का सच? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर मेरी मांग में ताकत है तो सारे असली नकली बंधन को तोड़कर एक दिन मेरा सिंदूर खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 180 फिल्मों में काम करने वाली पद्मश्री सम्मानित अभिनेत्री रेखा की। इन आँखों की मस्ती हालांकि इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद रेखा की जिंदगी में कुछ ऐसे विवाद रहे जो कभी भुलाए नहीं गए और शायद कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। अपने बॉलीवुड करियर के साथ ही पर्सनल लाइफ में भी रेखा ने तमाम उतार चढ़ाव देखे। बचपन गरीबी में बीता और नाबालिग उम्र से ही इन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया। बात इनके पिता की हो, पति की या हमसफर की, रेखा को कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ और उम्र के आखिरी पड़ाव में भी ये अकेली हैं। तो चलिए आज अतीत के पन्नों को पलटते हैं और बात इनके बचपन से शुरू करते हैं। तूने मरियम का दामन और सीता की गोद देखी है, दुर्गा और काली का रूप नहीं देखा। पन्ना दाई की ममता और प्रेम को छला है। रानी झांसी और रजिया सुल्तान का सामना नहीं किया तूने। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को एक ब्राह्मण परिवार में चेन्नई में हुआ। इनके पिता जाने माने तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन थे और मां तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पवल्ली थीं। हालांकि रेखा के जन्म के समय इनके माता पिता ने शादी नहीं की थी, जबकि इनके पिता पहले से शादीशुदा थे और उनके दूसरे बच्चे भी थे। रेखा की एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें रहीं, यानी रेखा गणेशन की नाजायज संतान रही। और यही वजह थी कि इनके परिवार में हमेशा कलह का माहौल रहा। आलम ये रहा कि रेखा को कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि बचपन में इनके पिता इनकी तरफ देखते तक नहीं थे। Ever have a chance? No, never. Or was it that it wasn't your mother's wish or your father's wish? No, I never had a chance. He didn't stop to come and talk to you? No, I didn't think he noticed me. रेखा की प्राइमरी स्कूलिंग चेन्नई के पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से हुई। हालांकि ये पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। दरअसल पिता ने रेखा की पढ़ाई में सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण रेखा की मां ने इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें फिल्मों में काम करने को मजबूर किया और इनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी। रेखा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए माँ की सिफारिश पर मिली साल 1966 में आई तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस फिल्म की कास्टिंग में रेखा का नाम बेबी भानु रेखा लिखा गया। इसके बाद साल 1969 में रेखा ने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट में हीरोइन के रूप में काम किया। फिल्म हिट रही और इसके बाद रेखा को पहली बार हिंदी फिल्म ऑफर हुई। हालांकि पहली ही हिंदी फिल्म के दौरान इन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के डार्क साइड से रूबरू कराया। दरअसल रेखा की उम्र उस समय महज 15 साल की थी जब साल 1969 में बन रही हिंदी फिल्म अनजाना सफर में इन्हें काम करने का मौका मिला। फिल्म में रेखा के ऑपोजिट हीरो के तौर पर विश्वजीत को कास्ट किया गया। हालांकि शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जाने माने राइटर यासिर
नासिर उस्मान द्वारा लिखी रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्टर विश्वजीत के साथ मिलकर एक किसिंग सीन प्लान किया, जिसकी जानकारी रेखा को नहीं दी गई। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, विश्वजीत ने रेखा से पूछे बिना इन्हें स्मूच करना शुरू कर दिया और डायरेक्टर के कट बोलने के 5 मिनट बाद तक रेखा को स्मूच करते रहे। यहाँ तक कि विश्वजीत ने किस करने के दौरान रेखा के होंठ भी काट लिए, जिससे रेखा रोने लग गई। और इस पूरे वाकये के दौरान किसी ने बीच बचाव भी नहीं किया, बल्कि वहाँ मौजूद क्रू मेंबर्स सीटियां और तालियां बजाते रहे। रेखा रोते रोते बेहोश हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। हालांकि विवाद बढ़ता देख विश्वजीत ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सिर्फ वही किया जो डायरेक्टर ने कहा था। बताया जाता है कि यह खबर फैल गई और अप्रैल 1970 में लाइफ मैगजीन के एशियन एडिशन में जा छपी, जिसके बाद जब अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए और इस मुद्दे पर रेखा का इंटरव्यू किया तो रेखा ने भी खुलकर अपनी बात रख दी। फिर तो इतना बवाल मचा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज पर ही रोक लगा दी, क्योंकि रेखा की उम्र तब महज 15 साल थी और उनके साथ ऐसा करना गैर कानूनी था। फिल्म 10 साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही, जिसके बाद इस तरह के सभी इंटीमेट सीन्स को हटाकर फिल्म को साल 1979 में दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। अरे पगली, खाली पेट इंसान प्यार तो क्या जी भर के रो भी नहीं सकता। खैर, साल 1970 में ही इस घटना के कुछ समय बाद डायरेक्टर मोहन सहगल ने रेखा को अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट किया, जो कि रेखा की पहली हिंदी फिल्म कहलाई। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट नवीन निश्चल नजर आए और उनकी भी ये डेब्यू फिल्म रही। फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। बताया जाता है कि इस फिल्म में काम करने के दौरान रेखा और नवीन निश्चल करीब आ गए और तब की फिल्मी मैगजीन्स में इनके अफेयर की खबरें भी छपने लगीं। लेकिन दिलफेक माने जाने वाले नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया, जिसके बाद रेखा उनसे अलग हो गईं। हालांकि इसके कुछ साल बाद जब रेखा और नवीन निश्चल ने एक बार फिर साथ काम किया तो फिल्म में इन्होंने ऐसे इंटीमेट सीन दिए कि देखने वाले हैरान रह गए। तुम्हारा न्याय हमेशा जहां में जारी रहे। खैर, नवीन के बाद रेखा की जिंदगी में जितेंद्र की एंट्री हुई। 1972 में बीएन घोष ने इन दोनों को लेकर फिल्म बनाई एक बेचारा। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी और यहीं से दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी शुरू हो गईं। ये फिल्म हिट रही और इसी के साथ इन दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन रेखा के साथ टू टाइमिंग करने में उन्हें कोई हर्ज नहीं था। दोनों एक साथ कई जगहों पर स्पॉट किए जाने लगे, पर ये लव स्टोरी कम और डिच स्टोरी ज्यादा साबित हुई। दरअसल दिलफेक जितेंद्र भले ही रेखा के साथ रोमांस कर रहे थे, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म अनोखी अदा में भी दोनों ने साथ काम किया। अपन को भी एक नजर देखो ना, बुरे नहीं हम। हालांकि फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने कुछ जूनियर आर्टिस्ट के सामने ये कह दिया कि रेखा तो मेरा बेस्ट टाइम पास है। ऐसा कहकर वो शेखी बगार रहे थे और बाकी आर्टिस्ट भी ठाके लगा रहे थे, लेकिन रेखा ने जितेंद्र की ये बातें सुन ली और मेकअप रूम में जाकर घंटों रोती रही। बताया जाता है कि इसी घटना के बाद रेखा ने जितेंद्र से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में एक्टर किरण कुमार की एंट्री हुई, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन के बेटे थे। हालांकि ये जितनी जल्दी मिले उतनी ही जल्दी अलग भी हो गए। स्टारडस्ट मैगजीन के 1975 के एडिशन में इस कपल के बारे में एक आर्टिकल छापा गया, जिसमें बाकी कई कपल्स के साथ ही रेखा और किरण कुमार के बारे में भी लिखा गया, जो इन्हीं कपल्स के इंटरव्यू पर आधारित था। इसमें रेखा ने किरण कुमार को ममोज बॉय कहते हुए मजाक उड़ाया था। खैर, रेखा का करियर अब तक ट्रैक पर आ चुका था और अब ये घर बसाना चाहती थी। बताया जाता है कि इसी दौरान इनके जीवन में एक्टर विनोद मेहरा की एंट्री हुई, जिनसे रेखा की मुलाकात फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही हुई थी। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। विनोद पहले से 2 शादियां कर चुके थे और दोनों से डिवोर्स भी ले चुके थे। हालांकि उनकी छवि भी दिलफेक आशिक की थी, लेकिन मासूम से दिखने वाले विनोद मेहरा ने अपनी मनमोहक मुस्कान से रेखा के दिल में ऐसी जगह बनाई कि रेखा उनके भीतर सच्चा हमसफर देखने लगी। तेरे बिना जिया जा
यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी भी कर ली। इसके बाद जब विनोद मेहरा पत्नी रेखा को लेकर अपने घर गए तो उनकी मां ने रेखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रेखा को तो जैसे सदमा ही लग गया। विनोद की मां कमला मेहरा ने रेखा को बिन ब्याही मां की बेटी कहकर चप्पल चलाकर मार दिया और विनोद मेहरा चुपचाप अपनी नवविवाहिता पत्नी को जलील होता देखते रहे। उनके घर से बेइज्जत होकर रोती हुई रेखा अकेले वहां से निकली और एक होटल में जाकर रात गुजारी। रेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि जब विनोद को साथ नहीं देना था तो आखिरकार उन्होंने ये शादी क्यों की। खैर कुछ समय बाद ये रिश्ता भी टूट गया। जो कहना चाहती हूँ साफ साफ क्यों नहीं कहते? सुनकर चली जाऊंगी मैं। कह क्यों नहीं देते कि मैं झूठी हो गई हूँ? तो मेरे साथ नहीं रह सकते। हालांकि रेखा हमेशा मीडिया में इस शादी से इनकार करती रही, लेकिन इनकी शादी का एक सर्टिफिकेट साल 1986 में एक फिल्मी मैगजीन ने छाप दिया तो रेखा के मैनेजर द्वारा उसे फेक बता दिया गया। बताते हैं कि फिर तो रेखा का मन हर रिश्ते से उठ गया और शादी या प्यार को लेकर इनका नजरिया भी पूरी तरह बदल गया। चलिए अब बात करते हैं उस फेमस प्रेम कहानी की जिसे रेखा की जिंदगी और बॉलीवुड का अब तक का सबसे चर्चित प्रेम प्रसंग माना जाता है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं रेखा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जान। अमिताभ और जया भादुड़ी की शादी साल 1973 में हुई और रेखा संग इनके रिलेशनशिप की शुरुआत साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से मानी जाती है। रेखा और अमिताभ ने साथ में एक के बाद एक लगभग 10 फिल्मों में काम किया और रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में भी एक दूसरे के इश्क में डूबते चले गए। रेखा के ऊपर अमिताभ बच्चन के घर बर्बाद करने का आरोप लगता रहा। हालांकि रेखा ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा के अफेयर ने जया बच्चन को हिलाकर रख दिया, खासकर तब जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में 22 जनवरी 1980 को रेखा मांग में सिंदूर सजाए और मंगल सूत्र पहने पहुंच गयी। उस रात शादी समारोह में बॉलीवुड की बहुत सी हस्तियां साथ साथ अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी भी मौजूद थे। रेखा को ऐसे देख वहां खबर फैल गई कि इन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी रचा ली है। वहीं स्टारडस्ट मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के कुछ समय बाद रेखा को अमिताभ की पत्नी यानी जया बच्चन ने डिनर पर बुलाया। रेखा को लगा कि शायद जया ने उन पर अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्हें बुलाया है। हालांकि ठीक इसके उलट जया ने बड़े रेस्पेक्ट के साथ रेखा को डिनर कराया और प्यार से बात करती रही। हालांकि जब रेखा घर से वापस जाने लगी तो जया ने बस एक बात कही कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही और फिर रेखा वहां से चली गई। कहा जाता है कि रेखा उस दिन ये समझ गई कि अमिताभ कभी भी इनके नहीं हो पाएंगे। इसी बीच डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपनी एक ऐसी फिल्म का ऐलान किया जिसकी स्टार कास्ट को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये फिल्म थी सिलसिला और यश चोपड़ा इसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और जया को साथ ला रहे थे। कहा गया कि ये इन तीनों की रियल लाइफ पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसे बड़े पर्दे पर फिल्माने के लिए तीनों कैसे राजी हुए ये कहना मुश्किल है। हालांकि फिल्म शूट हुई और रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। 11 अगस्त 2010 को बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने खुलासा किया कि फिल्म बनाते हुए वो काफी डरे हुए थे क्योंकि उस वक्त इन तीनों के बीच पहले से ही अनबन हो रखी थी। बताया जाता है कि सिलसिला फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ और जया घर से एक साथ आते, एक साथ शूटिंग करते और एक साथ ही घर वापस जाते। इस दौरान रेखा खुद को इग्नोर्ड फील करने लगी। कहा जाता है कि इसी फिल्म के बाद धीरे धीरे रेखा और अमिताभ में दूरियां आने लगी। तभी साल 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक बड़े हादसे का शिकार हो गए और महीनों कोमा में पड़े रहे। जब अमिताभ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे तो रेखा खुद को रोक नहीं सकी और उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जा पहुंची। हालांकि जया ने रेखा को अपने पति यानी अमिताभ से मिलने नहीं दिया। रेखा को इस बात से बेहद धक्का लगा और ये दोनों के रिश्ते का आखिरी दिन साबित हुआ। अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद कुछ साल तक रेखा पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अकेली रही और अपने काम पर फोकस किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1986 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की और परिवार में वापस लौटे तो पहले जैसा माहौल नहीं रहा। घर पर उनसे कोई ठीक से बात नहीं करता था। इसी दौरान उनकी रेखा से करीबी बढ़ती चली गई और दोनों एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जाने लगे। धीरे धीरे जरा जरा
स्लीपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर राज बब्बर और रेखा दरअसल रिलेशनशिप में आ चुके थे और कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की बात कह डाली। हालांकि राज बब्बर ने इससे साफ इनकार कर दिया। रेखा राज के इस जवाब से बौखला गईं और रोते हुए वहां से निकल गईं। IB टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त जिन लोगों ने रेखा को मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में नंगे पांव राज के घर से भागते हुए देखा, उन्होंने इस बारे में जाकर मीडिया को बताया। अरे ये वैश्य न रही होती तो भूखे मर गए होते, आप भी और आपके बच्चे भी। तभी 80 के दशक के आखिर में रेखा पर एक्टर संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगा। हालांकि संजय दत्त कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उनकी मां नरगिस ने तो कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। इंडस्ट्री में ये भी खबर बहुत तेजी से फैली कि रेखा ने संजय दत्त से गुपचुप शादी कर ली है। फिर तो आग बबूला नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला। हालांकि फिर रेखा ने संजय दत्त से दूरी बना ली और ये रिश्ता यही खत्म हो गया। कई बार प्यार में धोखा खा चुकी रेखा 90 का दशक आते आते बेहद अकेला महसूस करने लगी थी और घर बसाना चाहती थी। ऐसे में एक पार्टी में इनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। वो रेखा के बहुत बड़े फैन थे और इनकी एक झलक पाने के लिए इनके शूटिंग स्केड्यूल को फॉलो करते थे। कहते हैं कि पहले तो रेखा ने इनसे मिलने से कई बार इनकार कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ये खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन शायद घर बसाना रेखा की किस्मत में नहीं था। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी के पहले से ही इनका मानसिक इलाज चल रहा है। रेखा को गहरा धक्का लगा और इन्होंने मुकेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब ये ज्यादातर समय मुंबई में रहा करती हैं और मुकेश दिल्ली में। हालांकि फिर मुकेश अपना काम धाम छोड़कर मुंबई पहुंचने लगे और रेखा से जबरदस्ती मिलने की जिद करने लगे। तभी 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल मुकेश इस दुनिया से जा चुके थे। दिल्ली में अपने बेडरूम की छत से लगे पंखे में रेखा के दुपट्टे के सहारे उन्होंने अपना अंत कर लिया। इस घटना के बाद लोगों ने रेखा को दोष देना शुरू कर दिया और इन्हें चुड़ैल तक की संज्ञा दे डाली। तब रेखा देश से बाहर एक शूट पर गई थी। हालांकि ये खबर सुनने के बाद वो अगले दिन वापस आई। इस घटना के बाद लंबे समय तक बॉलीवुड में लोग रेखा को कोसते रहे और इसका असर इनके करियर पर भी पड़ा। हालांकि धीरे धीरे वक्त गुजरा और रेखा ने कुछ एक्शन फिल्मों के जरिए अपनी वापसी की। साल 1996 में रेखा के एक ऐसे अफेयर की बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल उस दौरान रेखा खुद से 13 साल छोटे अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नजर आईं। इस फिल्म में इन दोनों के साथ रवीना टंडन भी थी, जो उस समय अक्षय कुमार को डेट कर रही थी। रेखा और अक्षय के अफेयर को लेकर रवीना ने एक दिन मीडिया में अपनी भड़ास निकाली और बिना नाम लिए अक्षय पर रेखा के साथ मिलकर उन्हें चीट करने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन रेखा या अक्षय ने इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा और खामोशी से दोनों अलग हो गए। फिल्मों में काम करने के दौरान ही रेखा की दोस्ती शत्रुघ्न सिन्हा और साजिद खान के साथ भी बढ़ी, लेकिन इस बारे में ज्यादा रिपोर्ट सामने नहीं आई। चलिए अब आपको रेखा के कथित लेस्बियन पार्टनर के बारे में बताते हैं, जिसका नाम कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल कुछ साल पहले ऐसी खबर सामने आई कि रेखा की एक फीमेल फ्रेंड भी है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब यू रेखा में इस बारे में दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया। किताब में लिखा गया कि रेखा लंबे समय से बांद्रा के जिस सी स्प्रिंग बंगला नंबर 2 में रहती हैं, इसमें अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, सिवाय सिर्फ एक शख्स के, जो है इनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में यह भी दावा किया गया कि आज तक किसी ने भी रेखा के इस पुराने रहस्यमयी बंगले के अंदर का नजारा नहीं देखा है, क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हैं। यहाँ तक कि घर के नौकर और गार्ड्स को भी इनके एक खास कमरे में जाने की इजाजत नहीं है, जिसमें इनकी सेक्रेटरी फरजाना जा सकती हैं। बताते हैं कि पुरुषों की तरह कपड़े पहने नजर आने वाली फरजाना पिछले 35 साल से रेखा के साथ जुड़ी हुई हैं, जो शुरू में इनकी हेयर स्टाइलिस्ट थी, लेकिन बाद में इनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। जर्नलिस्ट मोहनदीप लिखते हैं कि रेखा और फरजाना के बीच संबंध सामान्य नहीं है, बल्कि ये पति पत्नी जैसे संबंध है। हालांकि सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन आज भी फरजाना हर फंक्शन, हर इवेंट और पार्टी में हर जगह रेखा के साथ साये की तरह नजर आती हैं। हालांकि रेखा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है। खैर, साल 2000 आते आते रेखा ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। हालांकि इन्होंने जब तक काम किया अपनी शर्तों पर काम किया और सबको मंत्रमुग्ध करती रही। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ तकलीफ, धोखे, आरोप और विवादों से भरी रही।
ये कभी पिता के द्वारा ठुकराई गईं, कभी प्रेमियों से तो कभी पति के द्वारा। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। हालांकि हमसफर चुनने के मामले में इन्होंने अनगिनत गलतियां की और शायद यही वजह रही कि उम्र के इस पड़ाव पर आज भी ये अकेली हैं। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि रेखा हमेशा की तरह अपनी शर्तों पर जिएं और एक मजबूत महिला होने की मिसाल पेश करें। नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।